कर दी आ रही क्या बात? 2 घंटे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। चलो सुनो रे सुनो, इस पंखे को बंद कर दे इसमें। तुम्हारे अच्छा एक चीज बताओ, तुम पढ़ना चाहते हो कि सर ये चाहते हो कि सर की तबीयत खराब हो जाए? पहले आवाज नहीं आ रही, काहे की तबीयत खराब हो रही थी? क्या करिए? एटमॉस्फेयर शूट करवानी तो आइए, तो और क्यों आइए? देखो इधर लास्ट टाइम एलपीएम की शुरुआत करी थी अपन ने। पहले वर्ड लिखा था डोमेस्टिकेशन, जंगली पशुओं को पालतू बनाना क्या कहलाता है? पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले पालतू बनाए गए पशु, और सबसे अंत में सबसे पहले पालतू बनाए गए रूमंती पशु बकरी, और सबसे अंत में भैंस। अगर बात करते हैं लाइव स्टॉक के अंदर, तो पोल्ट्री किसके अंदर आती है? पोल्ट्री में क्या क्या आते हैं? तुम चुप ही नहीं होते मेरे से। देखो अभी अभी ना हर्ष के सामने से बोल के गया था मैं कि जिस काम के लिए आंखें हो सकती है उसके लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम मैं अच्छा नहीं लगता तुम्हारे को हंसता हुआ ऐसा? नहीं लगता है ना? तुम ये चाहते हो कि वो बीपी सर चलते रहे हमेशा। चलो सुन लो रे सुन लो। पोल्ट्री के अंदर बेसिकली हमने उन पक्षियों को रखा था जिनको अंडा और मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो मुर्गी बेसिकली पशुधन की श्रेणी में ना आकर किसकी श्रेणी में आते हैं? कुत्ते और बिल्ली को पशुधन की श्रेणी में इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनसे हमारे को पशुधन प्राप्त नहीं होता। उसके बाद में हमने विभिन्न पशुओं का वर्गीकरण पढ़ा। वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले पढ़ा आमाशय के आधार पर 3 प्रकार के रूमिनेंट्स, सुडोरूमिनेंट्स और भोजन की प्रकृति के आधार पर पशुओं को 3 भागों में डिवाइड किया था, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। का एग्जाम्पल बताओ? सुअर। और शाकाहारी का? शाकाहारी। रूमिनेंट्स और सुडोरूमिनेंट्स किसके अंदर आते हैं? रूमिनेंट्स और सुडोरूमिनेंट्स किस में आते हैं? और घोड़ा राती भी किस में आते हैं? मांसाहारी की अगर बात करते हैं तो मांस से प्राप्त करते हैं, जिसमें क्या होता है? पाचन कहां पर होता है? आमाशय के अंदर किसके द्वारा? और सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा? बैक्टीरिया कहां पर पाए जाएंगे? लेकिन घोड़े में कहां पाए जाएंगे? इसलिए घोड़े को क्या बोलेंगे? हाइंड गट फर्मेंटर। फोरगट फर्मेंटर क्या होता है? रोमन के अंदर किण्वन होता है, उसके अंदर उसको बोलते हैं मन। उसके बाद में विभिन्न पशुओं के वैज्ञानिक नाम लिखे। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? विदेशी गाय का? जेबू कैटल का? बोस इंडिकस। तो भारतीय गाय हो चाहे देसी गाय हो चाहे जेबू कैटल हो, तीनों का नाम क्या है? जबकि विदेशी गाय का? भैंस की अगर बात करते हैं तो 2 प्रकार की भैंस थी, स्वाम्प और रिवराइन बफेलो, नदी और दलदली है। भारत के अंदर कौन सी पाई जाती है? ध्यान रखना, भारत के अंदर नदियां ज्यादा पाई जाती है, इसलिए रिवराइन बफेलो सबसे ज्यादा पाई जाएगी। स्वाम्प बफेलो अपने यहाँ पर पाई नहीं जाती। तो स्वाम्प बफेलो का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलिस कैरावेंसिस। क्या है? बुबेलिस कैरावेंसिस। जबकि रिवराइन बफेलो का बुबेलिस बुबेलिस। तो अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? बुबेलिस बुबेलिस। उसके बाद में अपन ने कुत्ते का नाम लिखा कैनिस लुपस फेमुलरिस, बकरी का लिखा कैप्रा एरिकस, भेड़ का ओविसेरिस। उसके बाद में सुअर का, तो 2 प्रकार के सुअर लिखे थे, जंगली और जंगली का क्या नाम है? और पालतू का? मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस, जबकि जंगली मुर्गी का गैलस गैलस। उसके बाद में बिल्ली का नाम लिखा था पैलिस कैटस। ऊंट का नाम लिखा था एक कुबड़ वाला, और एक कुबड़ वाले का नाम कैमेलस, जबकि 2 कुबड़ वाले क्या कहते हैं? 2 कुबड़ वाला कहाँ मिलेगा? लेह लद्दाख के अंदर, और 1 कुबड़ वाला
राजस्थान गुजरात के अंदर। अरेबियन कौन सा इनसे, एक कुबड़ या दो कुबड़? और एशियाटिक? तो अगर देखा जाए तो अरबियन कंट्रीज के अंदर, ईरान इराक के अंदर एक कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है, और वही एक कुबड़ वाला ऊंट हमारे यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें एशिया महाद्वीप की, तो उस एशिया महाद्वीप में मुख्यतः कौन से पाए गए थे? दो कुबड़ वाले, जो बेसिकली बर्फीले इलाकों के अंदर पाया जाता है। तो दो कुबड़ वालों को हम एशियाटिक बोलते हैं, उनको अरेबियन बोलते हैं। उसके बाद में स्पीसीज लिखी थी हमने, गाय भैंस को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? कुत्ते को, बिल्ली को, फेलाइन, बिल्ली को फेलाइन, फेलाइन। इसको बंद कर दे यार। अब मेरे से पढ़वाना चाहते हो तो पंखा बंद कर दो। कम कर दो सर, कम। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आंखों से देखूं ये कम हो जाए। आज मैं सही बताऊं, तुम पढ़ाने नहीं दे रहे हो मेरे को ना, बिल्कुल भी नहीं, बातों में लगा रखे हो मेरे को। चलो सुनते जाओ अब, रामायण सुनो। रामायण, बोवाइन के अंदर गाय भैंस को रखा था, कैप्राइन के अंदर बकरी को लगा था, ओवाइन के अंदर भेड़ को लगा था, कैनाइन के अंदर कुत्ते को, फेलाइन के अंदर बिल्ली को, कैमेलाइन के अंदर ऊंट को, एक्वाइन के अंदर घोड़े को, स्वाइन में सुअर को रखा था। और पोल्ट्री को किसके अंदर रखा था? एवियन के अंदर। उसके बाद में विभिन्न पशुओं के अंदर शब्दावलियां लिखी थी अपन ने, काविंग पीरियड, इंटरकाविंग पीरियड, लैक्टेशन, ड्राई पीरियड। जितने टाइम पशु गर्भित रहता है उसको बोलते हैं गेस्टेशन। प्रसव के बाद का वह समय जब प्रथम बार हीट में आता है। सर्विस पीरियड 2, लगातार ब्यात के बीच का समय। प्रसव के बाद में वह समय जब तक पशु दूध देता है, जब दूध नहीं देता। ड्राई पीरियड। इंटरकाविंग पीरियड को अपन क्या बोल सकते हैं? लैक्टेशन पीरियड प्लस या फिर सर्विस पीरियड प्लस। अलग अलग पीरियड्स के नाम लिखे थे, हमने कहा था सर्विस पीरियड 2 से 3 महीने का हो सकता है, ड्राई पीरियड 2 से 3 महीने का हो सकता है। लैक्टेशन पीरियड की अगर बात करते हैं तो 300 दिन या 10 महीने। लेकिन संकर गाय या जर्सी गाय के अंदर 12 महीने या 365 दिन। इंटरकाविंग पीरियड की बात करते हैं तो गाय के अंदर 12 महीने और भैंस के अंदर 12 से 15 महीने हो सकता है। उसके अलावा विभिन्न पशुओं के अंदर गेस्टेशन पीरियड लिखा था। गाय के अंदर कितना होता है? डेज सुनने, डेज 283। भैंस के अंदर 340 किस्म होता है, 62 दिन, 62 दिन, 115, 145, 141, 152 से 55। बकरी के अंदर, हथनी के अंदर और ऊंटनी के अंदर 390 से 410। ठीक है, यहां तक कर लिया। तो उसके बाद में विभिन्न पशुओं का मांस और ड्रेसिंग परसेंटेज लिखा था, जिसमें ड्रेसिंग परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा था कि मांस की मात्रा या मांस का भार बटे शरीर भार इंटू 100। देखो इधर बाद में लिखोगे, सारणी बनाना चाह रहे हैं, एक तरफ लिख रहे हैं पशु, दूसरी तरफ लिख रहे हैं उसका मांस, और एक तरफ लिखेंगे उसकी ड्रेसिंग परसेंटेज। देखते जाओ। सबसे पहले बात करते हैं हम गोट की, बकरे की। बकरे के मांस को हम क्या कहते हैं? फिर आती है शीप हमारे पास में, शीप के मांस को मटन कहते हैं। बातें नहीं रे। अगर बात करते हैं कैटल के मांस को बीफ। अगर बात करते हैं भैंस की तो इसको हम दो नाम देते हैं, एक तो नाम है बफन और एक नाम है कैराबीफ, कैराबीफ। उसके बाद में बात करते हैं तो पोल्ट्री, मुर्गे का मांस कहलाता है चिकन। अगर बात करते हैं स्वाइन पिग की, पिग का मांस कहलाता है पोर्क। ठीक है। ड्रेसिंग प्रतिशत की अगर बात करते हैं यहाँ पर हम, तो गोट के अंदर ड्रेसिंग प्रतिशत रहता है 49%, शीप की बात करते हैं तो 50, बीफ की बात करते हैं तो 55 और बफन की बात करते हैं तो 57%। चिकन की अगर बात करते हैं तो 65 से 70% और पोर्क की अगर बात करते हैं तो 72%। अलग अलग पशुओं के अंदर ड्रेसिंग प्रतिशत भी पूछा जाएगा, साथ ही साथ उनके मांस का नाम भी पूछा जाएगा। दोनों तरीके से पूछा जाएगा। बीफ निम्न में से किसका मांस कहलाता है? कैटल का। या फिर शीप का मांस निम्न में से क्या कहलाता है? मटन। दिक्कत यहां तक? नो सर। इसके अलावा पूछा जाता है हमारे से बछड़े का मांस क्या कहलाता है? वेल।
हिरण का मांस क्या कहलाता है? वेनिसन। और खरगोश का मांस क्या कहलाता है? हॉर्स का भी बता दो फिर लगे हाथ। हाँ, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा आपने, मेरे को पता है। ज्ञान ले लो, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से, चार नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपका लेवल है वो सिर्फ यहीं तक है, ठीक है? दिक्कत यहाँ तक, उतारो। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे भाई। बफेलो के लिए बफन या कैरा बीफ? लिख लिया सबने? लिख लिया? नेक्स्ट देखो। जेवलिन। गेम। गेम गेम। खेलने वाला नहीं रे, मांस वाला है। लिख लिया सबने? बातें नहीं रे, बातें नहीं। देखो उधर, सुअर के मांस के लिए एक विशेष टर्म काम में लेते हैं अपन, बेकन। सुअर का थाई मसल्स का क्या कहलाता है? बेकन। एक व्हाइट मीट होता है और एक रेड मीट होता है।
पोल्ट्री का जो मीट होता है उसको तो क्या बोलते हैं? अगर एनिमल का मीट है तो नोट डाल के लिखो। कड़कनाथ का, मुर्गी के अंदर एक नस्ल पाई जाती है कड़कनाथ, जिसका कलर और उसका मीट दोनों ब्लैक होते हैं। तो कलर ब्लैक है, बाकी ब्लैक मीट बोलते नहीं, बोलते तो चिकन ही उसको। दिक्कत यहां तक नहीं? चले आगे। ठीक है, तो सुअर का नमक लगा हुआ मांस तो कहलाता है बेकन। कच्चा मांस क्या कहलाएगा? पोर्क। सबसे ज्यादा ड्रेसिंग प्रतिशत किसके मांस में पाई जाती है? कितने परसेंट है? याद रखोगे। आगे अगर बात करते हैं तो एक सारणी बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर पशु का नाम लिखेंगे, इसके बाद में इसके अंदर बधियागरत नर का नाम लिखेंगे, उसके बाद में इसके अंदर बधियागरत मादा का नाम लिखेंगे, और आपकी इच्छा होगी तो इसके अंदर हम आवाज भी लिख लेंगे, बोलना क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम बधियाकरण की। बधियाकरण इसको बोलते हैं कास्ट्रेशन। एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं स्पेइंग। मेरे को बता लेने दो। एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं कैपोनाइजेशन। पीछे वालों की आवाज नहीं आनी चाहिए, अब दोबारा ध्यान रखना, सुनते जाओ। नर पशु में बधियाकरण करना क्या कहलाता है? कास्ट्रेशन। करने की प्रक्रिया। बधियाकरण से मतलब हमारा प्राथमिक जनन अंगों को नष्ट करना है। नष्ट करना। अगर प्राथमिक जनन अंग, नर के अंदर प्राथमिक जनन अंग की अगर बात करते हैं तो वो होते हैं टेस्टिस, और मादा के अंदर ओवरी। तो अगर नर के अंदर टेस्टिस को नष्ट कर रहे हो तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? कास्ट्रेशन बोलेंगे। और अगर मादा के अंदर कर रहे हो तो स्पेइंग। क्वेश्चन पूछा था कि मादा में बधियाकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बधियाकरण की प्रक्रिया इसको बोलते हैं स्पेइंग। अगर यही क्रिया मुर्गे के अंदर करी जाए तो मुर्गे में बधियाकरण की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? इसके अलावा एक और टर्म आती है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं वासेक्टोमी। क्या बोलते हैं? दिक्कत है पीछे वालों को? अरे क्या अब की बार आवाज सुन लेनी, क्लास से बाहर जाओगे, ध्यान रखना। जिसको भी देख लिया मैंने। वासेक्टोमी की अगर बात करते हैं तो वासेक्टोमी के अंदर हम शुक्रवाहिनी, इसको हम वास डिफरेंस भी बोलते हैं, को या तो काट देते हैं या फिर बांध देते हैं। वासेक्टोमी के द्वारा जो बुल प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं टीजर बुल। कौन सा बुल?
टीजर बुल कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि वासेक्टोमी करा हुआ नर बुल क्या कहलाएगा? टीजर बुल। और हमारे से पूछा जाता है इस टीजर बुल का उपयोग किया जाता है मादा पशु में हीट या ताव का पता लगाने के लिए। हीट या ताव का पता लगाने के लिए। नर जनन तंत्र पढ़ा थोड़ी अभी अपन ने। नर जनन तंत्र की अगर बात करते हैं तो मान लो ये बुल है हमारे पास में। इस बुल के अंदर पाया जा रहा है वृषण कोश। यहां पर क्या पाया जा रहा है? वृषण कोश। और इस वृषण कोश के अंदर पाए जा रहे हैं वृषण या टेस्टिस, जो अब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड रहते हैं स्पर्मेटिकोड के द्वारा। किसके द्वारा? यह है स्पर्मेटिकोड। शुद्ध हिंदी के अंदर शायद इसको वृषण रज्जु पता नहीं क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिकोड नाम याद रखो। दो टेस्टिस हैं तो दो ही स्पर्मेटिकोड होंगे इसके अंदर। स्पर्मेटिकोड की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर 7 संरचनाएं पाई जाती है, जिसके अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, इसके अलावा टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर लिम्फ वेसल, क्रीमेस्टर मसल, वास डिफरेंस और उसके चारों ओर का आवरण ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये सारी चीजें पाई जाती है इसके अंदर। एक संरचना इस स्पर्मेटिकोड के अंदर है जिसका नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम है? वास डिफरेंस। इस वास डिफरेंस को हम शुक्रवाहिनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। अगर इस स्पर्मेटिकोड को नष्ट करते हैं, मान लो स्पर्मेटिकोड को यहां से नष्ट कर दिया हमने, उस केस के अंदर इसके अंदर से सारी की सारी चीजें, वास डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, नर्व, सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। इस कंडीशन के अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी मेन है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि टेस्टिकुलर आर्टरी इस टेस्टिस को रक्त की आपूर्ति करती है। अगर ये टेस्टिकुलर आर्टरी स्पर्मेटिकोड के साथ में नष्ट हो गई तो उस केस के अंदर इन टेस्टिस तक ना तो ऑक्सीजन पहुंच पाएगी ना ही पोषक पदार्थ पहुंच पाएंगे, और दोनों नहीं पहुंचने के कारण टेस्टिस की कोशिकाएं धीरे धीरे क्या हो जाएगी? मृत हो जाएगी, और धीरे धीरे टेस्टिस श्रिंक होते होते नष्ट हो जाएंगे। तो स्पर्मेटिकोड को नष्ट करना तो क्या कहलाता है? कास्ट्रेशन। क्या कहलाता है? कास्ट्रेशन, जो बर्डीजों के द्वारा बेसिकली हम करते हैं। ठीक है। अब आता है हमारे पास में शुक्रवाहिनी। स्पर्मेटिकोड हमारा सही है बिल्कुल, ठीक है। स्पर्मेटिकोड सही है तो टेस्टिकुलर आर्टरी भी सही है। टेस्टिकुलर आर्टरी सही है, इसका मतलब टेस्टिस के अंदर पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन पहुंच भी रहे हैं। शुक्रवाहिनी का काम होता है इजैकुलेशन के समय, इसको बोलते हैं स्खलन। तो स्खलन के समय शुक्राणुओं को टेस्टिस से कहां तक पहुंचाएगी? यूरेथ्रा तक। जब स्खलन का टाइम आएगा तो उस टाइम पर टेस्टिस से शुक्राणु निकलेंगे और इस वास डिफरेंस के द्वारा यूरेथ्रा के अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से पेनिस से होते हुए मादा की योनि के अंदर स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वास डिफरेंस को काट देते हो या बांध देते हैं, इस वास डिफरेंस को, स्पर्मेटिकोड को नहीं, सिर्फ वास डिफरेंस को, तो वास डिफरेंस को काटने से क्या टेस्टिस के अंदर रक्त की आपूर्ति बंद हो जाएगी? क्या टेस्टिस के अंदर कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी? क्या शुक्राणु का निर्माण बंद हो जाएगा? क्या शुक्राणु नहीं बनेंगे? बनेंगे। शुक्राणु बनेंगे। टेस्टिस हमारा ऐसे कैसे है तो उस केस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण भी होता रहेगा। लेकिन अगर टेस्टिस नष्ट हो गए तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा। ऐसा ही होता है। इस कंडीशन के अंदर इजैकुलेशन के टाइम पे सिर्फ एक इफेक्ट आएगा कि जो इस स्पर्मेटिकोड के अंदर से शुक्राणु होकर यूरेथ्रा के अंदर या पेनिस के अंदर जाने वाले थे वो जा नहीं पाएंगे। इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होने के कारण ये माउंटिंग तो करेगा लेकिन शुक्राणुओं का डिपोजिशन नहीं कर पाएगा। तो अगर मादा पशु हीट के अंदर है तो उस कंडीशन के अंदर मादा पशु, इसको थोड़ी पता है कि वासेक्टोमी किया हुआ नर है, तो उसको तो पता है कि नॉर्मल नर है, और ये नॉर्मल नर उसके ऊपर माउंटिंग करेगा जिससे हमारे को पता लग जाएगा कि हमारी मादा पशु हीट के अंदर है या नहीं है। तो मादा पशु जब हीट में होगी तभी नर को माउंटिंग करने देगी, और हमारे को डिटेक्ट यही करना है कि मादा पशु हीट के अंदर है या नहीं। इसके लिए हम जो ब्रूल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टीजर ब्रूल। और किसके द्वारा बनाते हैं? वासेक्टोमी के द्वारा। अगर बैल बनाना चाहते हो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण नर के अंदर उग्रता आती है, वो आपकी बात नहीं मानता। सांड को बोल के देख लो एक बार कि चल हल खेत के अंदर हल लगा देते हैं, वो आपके हल लगा देगा, है ना। उस कंडीशन से बचने के लिए हमको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नष्ट करना है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नष्ट करने के लिए टेस्टिस को नष्ट करना पड़ेगा। और टेस्टिस को नष्ट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया आएगी? और कास्ट्रेशन के अंदर बर्डी जो कास्ट्रेटर, बड़ा टॉपिक हमारे पास में, एज वगैरह सबकी बात करेंगे।
फीमेल के अंदर अगर अवांछित प्रजनन को रोकना चाहते हो तो उस केस के अंदर अपन क्या करते हैं, स्पेइंग। प्रोडक्टिव एनिमल्स के अंदर स्पेइंग हम जल्दी से करते ही नहीं है। नॉन प्रोडक्टिव एनिमल्स की अगर बात करते हैं, लाइव स्टॉक के अलावा अगर बात करते हैं, तो बिच के अंदर हम स्पेइंग करते हैं। कारण उसका ये है क्योंकि बिच के अंदर बच्चों की संख्या अगर बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार के अंदर 8-10 बच्चे देती है, तो आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उनके अंदर मार तो सकते नहीं कि भी मार दें अपन, उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, स्पेइंग करते हैं। एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं एबीसी, है ना, एंटी बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। उसके अंदर हम आवारा जो बिच होती है उनको पकड़ते हैं और उनके अंदर स्पेइंग कर देते हैं। मेल होता है तो कास्ट्रेशन कर देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जिंदे तो रहते हैं लेकिन प्रजनन हो नहीं पाता। केपोनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो मुर्गी के अंदर बधियाकरण क्या कहलाता है, केपोनाइजेशन। केमिकल मेथड का उपयोग किया जाता है इसके अंदर। नर के अंदर प्रमुख हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। मादा के अंदर एस्ट्रोजन होता है। तो नर के अंदर अगर एस्ट्रोजन हार्मोन लगा दिया जाए तो वो टेस्टोस्टेरोन के अगेंस्ट काम करता है। सिंथेटिक एस्ट्रोजन की अगर बात करते हैं तो डाईइथाइल स्टेबिस्ट्रोल, है ना, ये नाम है इसका, सिंथेटिक एस्ट्रोजन बोलते हैं इसको। इसका इंजेक्शन लगाया जाता है मुर्गों के अंदर, जिससे स्टलाइजेशन या बधियाकरण हो जाता है। इस विधि को क्या बोलते हैं, कैपोनाइजेशन। हमारे से पूछा जाता है कि बधियाकृत नर, यानी कि ऐसा नर जिसके अंदर टेस्टिस को नष्ट कर दिया गया हो, उसको क्या बोलेंगे, जिसके अंदर अपन ने स्पेइंग कर दी उसको क्या बोलेंगे। साथ ही साथ इन पशुओं की आवाज को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटल की, गाय की बात करते हैं, यानी कि बुलक, बैल की बात करते हैं अपन। बैल के अंदर दो टर्म काम में लेते हैं अपन। पहला तो है बुलक और दूसरा नाम आता है स्टीयर। दो उपयोग करते हैं अपन इसका। अगर कृषि कार्यों के लिए उपयोग करना चाहते हो, किसके लिए, कृषि कार्यों के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बुलक। और अगर आप मांस उत्पादन के लिए करना चाहते हो तो मांस उत्पादन के लिए, तो आपको पता ही है गाय हमारी माता है और बैल हमारा, सुना ही ऐसा ना। तो गाय को अपना काटने यहाँ पर बैन है, तो गाय को नहीं काटते तो अपन बैल को भी नहीं काट सकते। उस कंडीशन के अंदर अपने यहाँ पर तो सिर्फ बुलक के रूप में काम में लिया जाता है खेती बाड़ी के अंदर, जिसका उपयोग भी आजकल बहुत कम करने लगे हैं क्योंकि हमारे पास में ट्रैक्टर हो गए, तो उपयोगिता तो होगी इनकी खत्म। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ में आवारा पशुओं के साथ में यही है कि मेल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तब तक किया जाता है जब तक हमारी गाय दूध दे रही है। गाय ने जैसे उसके बिना दूध देना शुरू कर दिया तो मेल फ्री हो जाता है हमारा, और फिर वो आवारा घूमने का काम करता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से नंदीशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास में संख्या इतनी ज्यादा है कि हम कितनी नंदीशाला बनाएंगे, कुकड़ के अंदर खिलाना कितना आगे जब काम ही नहीं आ रहा। तो विदेशों के अंदर इन बुल को पाला जाता है मांस उत्पादन के लिए, और कास्ट्रेशन के द्वारा मांस उत्पादन के अंदर जो मीट की क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है दोनों इंक्रीज होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेयर। क्या बोलेंगे, स्टेयर। बधियाकृत जो मादा होती है उसके लिए हम एक ही टर्म काम में लेते हैं, स्पेड, SPAYED, स्पेड। ये टर्म ही काम में लेंगे अपन इसके अंदर, ठीक है। तो सभी के अंदर बधियाकृत जो मादा होगी उसके अंदर क्या टर्म काम में लेंगे, स्पेड। स्पेइंग के अंदर अगर बात करते हैं तो हम ओवरी को हटाते हैं ज्यादातर। किसको हटाते हैं, ओवरी को। स्पेइंग और ऊफेरेक्टोमी दो टर्म आती है हमारे पास में सर्जरी के अंदर, अपन ने बताया नहीं होगा शायद अभी। ऊफेरेक्टोमी का मतलब होता है ओवरी को काट कर हटाना। क्या होता है, ओवरी को काट कर हटाना, ठीक है। एक आता है हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी के अंदर यूट्रस को काट कर हटा देते हैं। और एक होता है ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी, जिसके अंदर ओवरी और यूट्रस दोनों को काट कर हटा देते हैं। ध्यान रखना है इसके अंदर। स्पेइंग जो टर्म काम में लेते हैं इसके अंदर हम नॉर्मल ओवरी को काट कर हटाते हैं जो बढ़िया अच्छे तरीके से काम कर रही थी। लेकिन ऊफेरेक्टोमी टर्म जो काम में लेते हैं वो हम करते हैं डिजीज्ड ओवरी के अंदर, कि ओवरी के ऊपर कोई ट्यूमर हो गया है और उसकी वजह से वो काम तो कर नहीं रही है, और इसको काट कर नहीं हटाओगे तो पशु के अंदर दिक्कत रहेगी। उस कंडीशन के अंदर काट कर हटाना क्या कहलाएगा, ऊफेरेक्टोमी। तो सर्जरी करते क्यों है, कोई बीमारी होने पर, तो वहां पर ऊफेरेक्टोमी टर्म काम में लेंगे और स्पेइंग टर्म काम में लेंगे नॉर्मल ओवरी के लिए। आवाज की अगर बात करते हैं तो कैटल के अंदर इसको बोलते हैं बेलोइंग। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना टर्म हमारे को इंग्लिश में ही याद रखना है। शुद्ध हिंदी के अंदर इसको रंभाना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रंभाना। आपको ऑप्शन के अंदर कभी भी नहीं मिलेगा। कैटल के बाद में अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आती है भेड़, शीप। शीप के अंदर इसको बोलते हैं वेडर। क्या बोलते हैं, वेडर। और गोट की अगर बात करते हैं तो गोट के अंदर इसको बोलते हैं वेथर। क्या बोलते हैं, वेथर बोलते हैं। मादा वही स्पेड, इसके अंदर भी इसमें भी स्पेड। दोनों की आवाज की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आती है ब्लीटिंग। क्या बोलते हैं, ब्लीटिंग। तो ब्लीटिंग को शुद्ध हिंदी के अंदर मिमियाना बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? लेकिन आपको क्या नाम याद रखना है? ब्लीटिंग याद रखना है। गोट के बाद में अगर बात करते हैं तो हॉर्स की बात करते हैं। हॉर्स के अंदर इसको बोलते हैं गेल्ड या गेल्डिंग। क्या बोलते हैं? गेल्ड या गेल्डिंग। हॉर्स के अंदर गेल्डिंग। मादा वही स्पेड कहलाएगी। अगर बात करते हैं आवाज की तो इसको बोलते हैं निगिन। क्या बोलते हैं? निगिन, जिसको शुद्ध हिंदी के अंदर आप क्या बोलते हो? हिन हिनाना। अगर बात करते हैं हॉर्स के बाद में पिग की, पिग, पिग के अंदर 3 टर्म काम में लेते हैं, होग, स्टेग और बैरो। 3 टर्म काम में लेते हैं अपन। पहले नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे बैरो। प्यूबर्टी नाम सुना होगा आपने, यौनावस्था। यौनावस्था वो एज होती है जिसके अंदर हमारा पशु प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है या फर्स्ट टाइम हीट के अंदर आता है। उस कंडीशन को या उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी एज। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी एज। क्रॉसब्रीड कैटल या विदेशी कैटल के अंदर ये 18 महीने रहती है। देसी गाय के अंदर 24 महीने, भैंस के अंदर 30 महीने। आगे बात कर लेंगे 10-12 महीने भेड़ बकरी के अंदर, आगे चलेगी वो वाले। अगर प्यूबर्टी एज से पहले अगर शुअर के अंदर आप कास्ट्रेशन करते हो तो उसको बोलते हैं बैरो। क्या बोलते हैं? यानी कि बिफोर प्यूबर्टी अगर आप कर रहे हो तो इसको हम क्या नाम देंगे? और आफ्टर प्यूबर्टी अगर कर रहे हो तो हो गया, जो भी ऑप्शन के अंदर मिले वो ऑप्शन के अंदर हमारे को कर देना है। मादा की अगर बात करते हैं तो मादा वही रहेगी स्प्रेड। और आवाज की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर बोलते हैं ग्रंटिंग। क्या बोलते हैं? ग्रंटिंग। क्या बोलेंगे? तो गाय की आवाज को क्या बोलेंगे? भेड़ बकरी की आवाज को, घोड़े की आवाज को और पिग की आवाज को क्या बोलेंगे? इसके बाद में अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आते हैं कुत्ते जी, डॉग जी। डॉग के अंदर हम इसको बोलते हैं आल्टर डॉग। क्या बोलते हैं? अगर बात करते हैं बिल्ली की, कैट, कैट के अंदर इसको बोला जाता है न्यूटर। क्या बोलते हैं? न्यूटर। दोनों के अंदर फीमेल को क्या बोलेंगे? स्पेड बोलेंगे। आवाज की अगर बात करते हैं तो डॉग के अंदर इसको बोलते हैं बार्किंग। क्या बोलते हैं? बार्किंग। बिल्ली की आवाज को क्या बोलते हैं? क्या? म्याऊ म्याऊ। बोल देना म्यूइंग। क्या बोलेंगे? म्यूइंग। अगर बात करते हैं मुर्गे जी की, मुर्गा, मुर्गे की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कैपन। क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि मुर्गे में बधियाकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फीमेल की अगर बात करते हैं तो वही स्पेड है इसके अंदर। और आवाज की अगर बात करते हैं तो क्रोइंग। क्या नाम है? क्रोइंग। आवाज भी पूछी जाएगी आपसे और बधियाकृत नर भी पूछे जाएंगे। बधियाकृत मादा के अंदर सिर्फ एक नाम याद रखना है और वो है स्पेड। तो मुर्गे की आवाज को तो क्या बोलोगे? बिल्ली की को और डॉग की को। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो घोड़े की आवाज को, घोड़े की को निगिंग। अरे मैं यहाँ पर कर रखा हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर है। टिक की आवाज को क्या बोलेंगे? घोड़े की को, भेड़ बकरी और दिक्कत यहाँ तक। वेलोइंग से मिलती जुलती टर्म एक आती है हमारे पास में जिसको बोलते हैं वेलोइंग। वेलोइंग। वहां पर बी था और यहाँ पर डब्ल्यू है सिर्फ। वो आवाज थी, ये नाना है। क्या है? नाना। किसका? बफेलो तथा सुअर का। नाता कौन है कीचड़ के अंदर? आधे ही पड़ जाते हैं उसके अंदर। इसको क्या बोलेंगे? वेलोइंग। जहां पर भी ढंग के भैंस फार्म बने हुए हैं जिन्होंने अपनी भैंसों के लिए, जैसे मान लो डेयरी खोल रखी है भैंसों की, वो अपने वहां पर एक पॉन्ड खुलवा के रखते हैं, खुदवा के रखते हैं, जिसको बोलते हैं वेलोइंग पॉन्ड। कौन सा पॉन्ड? वेलोइंग पॉन्ड। वेलोइंग पॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है हमारे को गर्मियों की। गर्मियों के अंदर वातावरण का टेम्परेचर हो रखा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तुलना करते हैं स्वेट ग्लैंड या पसीने की ग्रंथियों की तो गाय के मुकाबले भैंस में पसीने की ग्रंथियां बहुत कम पाई जाती है, लेकिन अनुपस्थित नहीं होती, कम पाई जाती है। ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर भैंस को गर्मी ज्यादा लगती है। तो एक तो भैंस का रंग काला, ऊपर से श्वेत ग्रंथियां भी कम। इस कंडीशन के अंदर भैंस को गर्मी कम।
ज्यादा लगती है, इसीलिए भैंस को कीचड़ के अंदर लौटना या तालाब के अंदर लौटना पसंद होता है। सुअर के साथ में भी यही प्रॉब्लम है। बात हो रही है तापमान नियमन की, तो श्वेत ग्रंथियों का नाम तो आता ही आता है। किसका नाम आता है? याद तो है आपको, एनाटॉमी याद है ना? याद है। ताप नियमन का काम करती है श्वेत ग्रंथियां। कौन से प्रकार की होती है? कौन से प्रकार की? एक्राइन पर। और एक्राइन नहीं दे रखा हो तो मीरोग्राइन। कौन सी? मीरोग्राइन। जो तुम होलोग्राइन बोलना चाहते हो ना, उसके साथ में सिबेसियस ग्रंथि बोलना था। और अगर एपोग्राइन की सोच रखे हो तो मेमोरी ग्लैंड बोलना था। तो गलत बोलो तो धीरे बोलो, ताकि मेरे को सुनाई नहीं दे। स्वेट ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो हमारे से पूछा था भाई किस में एब्सेंट होती है? पिग और फाउल के अंदर अनुपस्थित होती है। किसके अंदर? सुअर और मुर्गे के अंदर श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। ये हमारे को अलग से याद रखना है। दिक्कत यहां तक? लिखना शुरू करोगे? क्या रह गया? यही तो था। लिखो, पहले ये लिखो तुम तो। आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या हो गया? पीछे जाएगी? कैसे हो महेंद्र सर? सर कैटल शब्द का उपयोग मुख्यतः किस पशु के लिए करते हैं? नॉर्मली हम गाय के लिए मानते हैं। बाकी कैटल का मतलब होता है मवेशी। गाय और भैंस दोनों के लिए कॉमन वर्ड काम में लेते हैं कैटल। लिख लिया सबने? आराम से लिखो, आराम से।
क्या हुआ? पूछ ले, तो मेरे से ही पूछ ले। वासेक्टोमी में स्पर्म बनेगा? टेस्टोस्टेरोन स्पर्म, अगर स्पर्म के भीतर लाइफ स्पान होता है, 64 दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। ध्यान रखना, वासेक्टोमी किया हुआ नर जब माउंटिंग करता है तो सिमाइनल प्लाज्मा तरल पदार्थ तो निकलता है, लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होते। गायनी के अंदर पढ़ेंगे अपन। सीमन या वीर्य की अगर बात करते हैं तो उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है शुक्राणु और दूसरा होता है उसका तरल भाग। तो वासेक्टोमी अगर कर दोगे तो शुक्राणु ही नहीं होंगे, लेकिन उसका तरल भाग तो रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तरल भाग किसके द्वारा बन रहा है? सहायक ग्रंथियों के कारण। पढ़ेंगे अपन सिमाइनल वेसिकल, शुक्राशय, बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट। आगे बात करेंगे। ये हिंदी नाम मत लिखना आप, ये हिनी नाना रे लिख के बैठ जाओ तुम। हाँ, लिख लिया? होग, स्टेक और बेरो तीनों टर्म सुअर के लिए। अगर आफ्टर प्यूबर्टी कर रहे हो तो होग या स्टेक, और बिफोर प्यूबर्टी कर रहे हो तो बेरो।
दिक्कत यहां तक? डॉग के आगे अल्टर डॉग लिखा हुआ है और बार्किंग लिखा हुआ है।
दिक्कत है यहां तक? एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से कि किसी भी एनिमल का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके एडल्ट मेल को क्या कहते हैं, एडल्ट फीमेल को क्या कहते हैं, इसके बच्चे को क्या कहते हैं, या फिर इनके आवास या समूह को क्या कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे से टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। एक सारणी बनाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर, जिसके अंदर पशु का नाम लिखेंगे, उसके अंदर एडल्ट मेल क्या होता है उसका नाम लिखेंगे, एडल्ट फीमेल क्या होती है उसका नाम लिखेंगे, न्यूबॉर्न यानी कि नवजात बच्चा जो होता है उसको क्या कहते हैं, इसके अलावा यंग मेल यंग फीमेल, जवान नर जवान मादा, उसके बाद में उसका समूह और उसका आवास क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, सारणी को पहले देखोगे समझोगे फिर बाद में लिखोगे। सारणी के अंदर सबसे पहले लिखने वाले हैं पशु का नाम, उसके बाद में एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, इसके बाद में न्यूबॉर्न, यंग मेल, यंग फीमेल, इसके अलावा समूह ग्रुप और आवास। इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल सिंपल से पूछे जाते हैं हमारे को। एक क्वेश्चन आना है इसके अंदर से, तो याद रखना ही रखना है इसको। सबसे पहले बात करते हैं हम गाय की। गाय के अंदर जो एडल्ट मेल होता है उसको बोलते हैं बुल, क्या बोलते हैं, और एडल्ट फीमेल जो होती है उसको बोलते हैं, इसका जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यंग मेल जो होता है उसको हम बोलते हैं बुल काफ, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हीफर काफ। समूह जो होता है इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, और आवाज जो होता है उसको बोलते हैं शेड, या फिर बार्न भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। इनकी हिंदी लिखी इंग्लिश में याद कर लोगे, सही है क्या। तो गाय के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि गाय के अंदर वयस्क नर क्या कहलाता है, बुल, क्या कहलाएगा, बुल। वयस्क मादा, नवजात बच्चा, जवान नर, जवान मादा, समूह क्या कहलाएगा, और इसका आवाज क्या कहलाएगा। दोनों आ जाए तो प्रायोरिटी हमारे को शेड को देनी है। किसको दोगे, शेड। सेकंड नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आती है भेड़, शीप। शीप का जो नर होता है उसको हम बोलते हैं रैम, एडल्ट फीमेल को एव, बच्चे को लैम। यंग मेल की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं रैम लैम, इसको बोलते हैं एव लैम। समूह को बोलते हैं फ्लॉक, क्या बोलते हैं, और आवाज को क्या बोलते हैं, पेन, क्या बोलेंगे, पेन। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आती है बकरी। बकरी के अंदर इसको क्या बोलते हैं, या फिर नहीं नहीं, आपको कभी ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, आपको क्या मिलेगा, डोई। तो बकरी के अंदर जो व्यस्क नर होता है उसको हम बोलते हैं हम बक, और व्यस्क मादा को, बच्चे को क्या बोलेंगे, किड, क्या बोलेंगे। यंग मेल की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं बकलिंग, और इसको बोलते हैं गोटलिंग। समूह को क्या बोलेंगे, ट्रिप या बैंड, क्या बोलते हैं, और आवाज को क्या बोलेंगे। तो भेड़ और बकरी दोनों के आवाज को हमने पैन नाम दिया है, लेकिन जो समूह है वो दोनों अलग अलग लिखे हैं। भेड़ के समूह को फ्लोक कहा है और बकरी के समूह को ट्रिप या बैंड। बच्चे की अगर बात करते हैं तो जवान मादा और नर बक। चौथे नंबर पे बात करते हैं तो हमारे पास में आते हैं सुअर जी। सुअर, सुअर के अंदर इसको क्या बोलते हैं, बोर, और मादा को, बच्चे को पिगलेट, क्या बोलेंगे। यंग मेल की अगर बात करते हैं तो बोरलिंग, क्या बोलते हैं, मादा को गिल्ट, इसको बोलेंगे ड्रोव, इसको बोलेंगे स्टाई, क्या बोलेंगे, STY।
तो सुअर का जो आवाज रहेगा उसको स्टाई बोलेंगे, समूह को बोलेंगे ड्रो, यंग फीमेल को और मेल को, बच्चे को जवान नर बोर और जवान मादा। सुअर के बाद में अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आते हैं घोड़े जी। घोड़े के अंदर इसको कहा जाता है स्टेलियन। मादा को, बच्चे को फोल, क्या बोलते हैं? फोल। यंग मेल को इसको बोलेंगे फिली, क्या बोलेंगे? समूह को बोलेंगे पैक और आवाज को बोलेंगे स्टेबल, क्या बोलेंगे? तो घोड़े के अंदर जवान नर क्या कहलाएगा? स्टेलियन। जवान मादा, बच्चा, यंग मेल, यंग फीमेल, समूह, आवाज, दिक्कत। आगे अगर बात करते हैं 7वें नंबर पे तो हमारे पास में आते हैं कैमल जी, ऊंट जी। ऊंट के अंदर एडल्ट, लो सर 6 नंबर, एडल्ट मेल जो होता है उसको हम ऊंट या मैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऊंट या मैया। एडल्ट फीमेल की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सांड, क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे कैमल काफ, क्या बोलेंगे? जवान नर को हम बोलते हैं टोरडा, इसको बोलते हैं टोरडी। समूह को टोला, क्या बोलते हैं? आवाज इसका होता ही क्योंकि खुले में, ठीक है। ऊंट के बाद में अगर बात करते हैं तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुत्ते जी की। डॉग। डॉग के अंदर एडल्ट मेल को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फीमेल को बिच, बच्चे को क्या बोलेंगे? यंग मेल। बता दो किसी को पता हो तो। नहीं पता क्या? समूह को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कैनल ही बोलते हैं इसको भी, और इसको भी कैनल ही बोलते हैं। तो डॉग का जनरली पूछा भी नहीं जाता। अगर बात करते हैं लास्ट के अंदर तो हमारे पास में आते हैं मुर्गे जी। मुर्गे जी के अंदर जो एडल्ट मेल होता है उसको बोलते हैं मादा को, बच्चे को न्यूबॉर्न है, नया बच्चा। मुर्गी बच्चा देती है क्या? अरे मुर्गी बच्चा देता है कि यार कैसे तो कैसे न्यूबॉर्न हो जाएगा उसके अंदर? मुर्गी ने बच्चा दिया आज तक कभी? क्या दिया था? यंग मेल की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कोकरेल, इसको बोलते हैं पुलेट, समूह को बोलते हैं फ्लोक और आवाज को बोलते हैं पोल्ट्री फार्म, क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्म। अब सुनो इसके अंदर से सबसे ज्यादा जो हमारे से पूछा जाता है वो शुरुआत वाले तीनों में से पूछा जाता है, एडल्ट मेल के बारे में, एडल्ट फीमेल के बारे में और न्यूबॉर्न के बारे में। इनके बाद में अगर पूछा जाता है तो ग्रुप और आवाज के बारे में। यंग मेल और यंग फीमेल के अंदर से आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, हीफर। कौन सा? हीफर। हीफर के आगे वो काफ भी नहीं लगाता, वो सिर्फ हीफर ही लिख के देता है आपको, ठीक है ना। तो हीफर बेसिकली उस जवान मादा को बोलेंगे जो प्यूबर्टी एज के ऊपर आ चुकी है और प्रजनन के लिए तैयार है, ठीक है। बाकी सबके अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो पूछे गए ऊंट के अंदर से। ऊंट के अंदर से भी टोरडा, टोरडी और टोला तीनों चीजें पूछी गई कि जवान नर किसको क्या बोलते हैं और जवान मादा को, समूह को क्या बोलेंगे? टोला, क्या बोलेंगे? तो रिवीजन के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ जवान नर के बारे में तो गाय का जवान नर क्या कहलाएगा? भेड़ का, भेड़ का, बकरी का, सुअर का, घोड़े का, ऊंट का, कुत्ते का और मुर्गे का। जवान मादे की बात करें गाय के अंदर, भेड़ में, बकरी में, सुअर में, घोड़े में, ऊंट में, डॉग में, मुर्गी में। नवजात बच्चे की बात करते हैं गाय के अंदर तो भेड़ में, सुअर में, लाइन से बोलने क्या, चलो कोई बात नहीं। बकरी में, सुअर में, घोड़े में, ऊंट के अंदर, कुत्ते का बच्चा। यंग मेल यंग फीमेल जनरली पूछे नहीं जाते, लेकिन गाय के जवान मादो क्या बोलते हैं? हीफर का। आप समूह की अगर बात करते हैं गाय के अंदर क्या कहलाएगा? भेड़ का,
बकरी का ट्रिपिया। अगर बात करें सुअर की तो घोड़े को, ऊंट का, कुत्ते का, मुर्गी का। फ्लॉक की अगर बात करते हैं तो फ्लॉक शीप के अंदर भी लिखा है और फ्लॉक हमन ने पोल्ट्री के अंदर भी लिखा है। तो चाहे भेड़ का समूह हो चाहे मुर्गी का समूह हो, दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? अगर बात करते हैं आवाज की तो गाय का आवाज क्या कहलाएगा? शेड या बार्न। तो दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है? भेड़ की आवाज को क्या बोलेंगे? बकरी का, सुअर का, घोड़े का, ऊंट का आवाज होता नहीं है, कुत्ते का, और मुर्गी का। दिक्कत? बिना बोले बनाना है। सीधे पेज में नहीं आए तो आधा पेज काम में लेना। क्या हो गया रे? क्या हो गया? बोलने जैसा क्या हो गया ऐसा? लिख ले तो इसको पहले, पटलाएं तो बाद में कर लेंगे अपन।
ऊंट के आगे मैया, MAIYA, मैया के आगे ऊंट लिखा हुआ OONT। अंग्रेजी है ये, अंग्रेजी ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारा कहने से थोड़ी हो जाएगा। कैमल का आवाज नहीं है क्या? होता तो लिख देते हैं। आवाज उनका होता हो जो एक जगह पे रुकते हो, और एक जगह पे वो रुकते हैं जिनके पास में खाने पीने का जुगाड़ होता है। ऊंट बेसिकली रेगिस्तान के अंदर पाया जाता है। रेगिस्तान के अंदर पाए जाने के कारण इसको वनस्पति के लिए भटकना पड़ता है इधर उधर, तो घर बनाने की जरूरत हमारे को महसूस नहीं होती। बफेलो तो है ही नहीं सर इसमें। बफेलो देखो लिख रही है इसके बाद में गाय के बराबर में, आपको दिख नहीं रही होगी। गाय के बराबर में बफेलो भी लिखी हुई है, दिख रही है ना आपको? हाँ, ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रही। नहीं दिख रही तेरे को? दिख गई ना? ब्लैक कलर के अंदर लिखी हुई है इसलिए नहीं दिख रही होगी। भैंस काली है ना? क्या हो गया तुम दोनों के, बताओ मेरे को। ऐसे क्या बात चल रही, इतने मंद मंद मुस्कुरा रहे हो तुम?
हमारे को बताओ, हम भी मुस्कुरा लें। देख इधर देख, अरे इधर देख। हाँ बताओ तो सही, क्या हो गया? क्या है यहाँ पर S11 लिखे हैं फिर? पता तो है क्या कोई कौन से मेल है कि फीमेल है? लिख लिया सबने? कल की डेट के अंदर जितने भी LPM के अंदर अभी तक टर्मिनोलॉजी लिखी है, ये सारी की सारी याद होनी चाहिए आपको। स्पेशली बात करें तो इस सारणी की, इसके बाद में जो लिखने वाले हैं वो सारे याद होने चाहिए आपको। नहीं दिख रहा सर, कहाँ लिखा है? देखो, गाय के आगे बफेलो लिखा हुआ है, फिर एडल्ट मेल के अंदर बफेलो बुल लिखा हुआ है, एडल्ट फीमेल में बफेलो, फिर उसके बाद में न्यू बॉर्न के अंदर बफेलो काफ लिखी हुई है। सारे के सारे वैसे वैसे लिखे हुए हैं। लिख लिया सबने? क्वेश्चन के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें और पूछी जाती है हमारे से। विभिन्न पशुओं के अंदर प्रसव की प्रक्रिया क्या होती है और मेटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, जिसको हम एक्टो मेटिंग और एक्टो पार्चुरेशन भी कहते हैं। हेडिंग डालो, विभिन्न पशुओं में इधर यहाँ से खड़ा हो तो इधर से गेट के पास। गेट वाला किधर गया? बैठ जा, इधर बैठ जा, बैठा लेना भाई को, आगे भेज देना उसको। दिक्कत यहाँ तक देखो, उधर क्या लिखा था? सारणी बनाना चाह रहे हैं, वहां पर पशु का नाम लिखेंगे, एक्ट ऑफ मैटिंग। क्या लिखा था? विभिन्न, हेडिंग डालो, विभिन्न पशुओं में प्रजनन तथा प्रसव की क्रिया। विभिन्न पशुओं में प्रजनन तथा प्रसव की क्रिया। प्रजनन को मेटिंग बोलते हैं, प्रसव को पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो उधर, सबसे पहले आती है गाय भैंस, उसके बाद में आती है बकरी, भेड़, सुअर, घोड़ा, डॉग, कैमल। क्या हो गया? क्या हो गया? तो क्या करें, आ गया तो क्या करें आगे? गाय भैंस के अंदर एक्ट ऑफ मेटिंग क्या कहलाती है? बकरी के अंदर भी इसको क्या बोलते हैं? भेड़ के अंदर टपिंग, सुअर के अंदर कपलिंग, घोड़े के अंदर, डॉग के अंदर क्या कहलाता है? और कैमल के अंदर सबसे पहले, फिर फिर उसके बाद में, उसके बाद में
देखो, डॉग के अंदर अगर ऑप्शन के अंदर अगर कोपुलेशन नहीं दे रखा हो तो हम उसको मैटिंग ही मानेंगे। क्या मानेंगे? ठीक है। एक्टो पार्चुरेशन की अगर बात करते हो तो गाय भैंस का बच्चा क्या कहलाता है? काफ। काफ से ही वर्ड बनकर आया हमारे पास में काविंग। बकरी का बच्चा इसीलिए, भेड़ का बच्चा क्या बोलेंगे? सुअर का बच्चा क्या बोलेंगे? तुम पिकिंग पिकिंग बोल लो कुछ। नहीं। घोड़े के अंदर, डॉग के अंदर, और कैमल के अंदर। कैमल का आप ही तो बच्चा। तो सबसे पहले तो क्या है? उसके बाद में किडिंग के बाद में लैम्बिंग के बाद में फैरोइंग के बाद में फॉलिंग। फॉलिंग के बाद में वेल्पिंग और लास्ट में काविंग। सर्जरी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं वेल्पिंग फोर्सेप। कौन सा फोर्सेप? किसके अंदर काम में लेते हैं? बीच के अंदर। किसके लिए? बच्चों को बाहर निकालना। सामान्य रूप से क्या कहलाता है? वेल्पिंग। इसीलिए अगर आर्टिफिशियल रूप से निकाल रहे हो तो वेल्पिंग फोर्सेप। जो टर्म हमने पिछली सारणी के अंदर लिखी थी और जो टर्म इन दोनों के अंदर लिख रहे हैं, इनमें से आपका कम से कम एक क्वेश्चन ज्यादातर इनके अंदर से पूछेगा, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन और एक्ट ऑफ मैटिंग के अंदर से। इससे भी ज्यादा अगर जाएगा तो एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, नवजात बच्चा, समूह और आवास, ये हमारे को याद रखने हैं। उतारो। देख लिया सबने?
शब्दावली हमारी यहाँ पर होती है ना। ये जनरल इंट्रोडक्शन था एलपीएम का, जो आपसे पूछा जाएगा। पशुओं के वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं हमारे को, उसके अलावा उनकी प्रजातियां हमारे को याद नाम रखनी है, उसके अलावा गेस्टेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो टर्मिनोलॉजी मांस के अंदर लिखी है, जवान नर मादा बच्चे के अंदर लिखी है, उसके अलावा एक्टोमेटिंग एक्टोपार्चुरेशन भी हमारे को याद रखना है। ठीक है, हेडिंग लगाओ विभिन्न पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या। दोबारा लिखो, विभिन्न पशुओं में कुल गुणसूत्रों की संख्या। हेडिंग डालोगे विभिन्न पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या। विभिन्न पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या। एनाटॉमी का रिवीजन आप डेली कर ही रहे हो, तो आपको पता ही है। अरे याद है ना, बताओ भाई। पिग और केट में आपके अंदर स्वाम बफेलो, रिवराइन बफेलो, शेप, डंकी के अंदर कितने हैं? याद तो है आपको, लेकिन दोबारा लिखो। ध्यान रखना ये कुल गुणसूत्रों की संख्या है, जोड़ों की संख्या क्या होगी इसकी? आधी। लाइव वाले पूछ रहे हैं कि खरगोश का बताओ सर। 44। क्या समझाने में क्या कह रहा? ना ना,
ऊंट ऊंट एक ही जैसा ही है हमारा। अगर अलग अलग होता तो हम अलग अलग लिख देते सर। वेरिएशन जहां पर आता है ना सर वही लिखा जाता है, जहां पर वेरिएशन नहीं होता वहां पर लिखते नहीं अपन। अभी कल परसों एनाटॉमी क्लास चल रही थी तो उसके अंदर किसी ने पूछ लिया कि सर अस्थि के अंदर रक्तवाहिनियां पाई जाती है क्या? मगर पाई जाती है ना, बोले सर आपने लिखवाया नहीं। उपास्थि में तो लिखवा दिया कि नहीं पाई जाती। कॉमन सेंस भी होता है कि वहां पर नहीं लिखवाई इसका मतलब उसके अंदर पाई जाती है। उपास्थि में नहीं पाई जाती थी इसलिए हमने अलग से लिखवा दी। तो जो चीजें कॉमन है उनके लिए हमारे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा हम है ना ऊपरी माले का इस्तेमाल हम कर लेते हैं फिर थोड़ा सा। हेडिंग डालो, पशुओं का भार ज्ञात करना। हेडिंग डालोगे पशुओं का भार ज्ञात करना। पशुओं का भार ज्ञात करना। 80 किस में है? टर्की में। मुर्गी की बड़ी बहन होती है। पशुओं में भार ज्ञात करना। नया टॉपिक है। आपको भार ज्ञात क्यों करना है पशु का? आप क्यों जानना चाहते हो कि मेरा पशु 50 किलो का है, 100 किलो का है? तो ही बोल, पहले इस चीज से पूछ लेता हूँ, पहले डट जाओ रे तुम, डटो। डोज का पता लगाने के लिए। डोज रेट या टोटल डोज? डोज रेट या टोटल डोज? वो तो फार्मा के अंदर पढ़ लिया आपने कितनी मात्रा में देनी है। डोज रेट तो आप पढ़ते हो फार्मा के अंदर, भाई किस हिसाब से देनी है, कितनी देनी है, ये आपको गुणा करना पड़ता है पशु के भार से, जिसको अपन बोलते हैं टोटल डोज। तो टोटल डोज कैलकुलेशन जो की जाती है वो पशु के शरीर भार के आधार पर की जाती है। साथ ही साथ न्यूट्रिशन अपन ने पढ़ी है कि वहां पर हमने लिखा है कि 100 किलो शरीर भार के आधार पर इतना इतना देना। तो संतुलित पशु आहार की गणना करने के लिए भी आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? भार की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी पशु की वृद्धि और विकास सही तरीके से हो रहा है इसके लिए आपको उस पशु का भार ज्ञात होना आवश्यक है। एक जो बछड़ी होती है उसके अंदर डेली 400 से 500 केजी, केजी नहीं ग्राम, 400 से 500 ग्राम वजन, लगभग आधा किलो वजन डेली बढ़ना चाहिए उसके अंदर। अगर वो डेली वजन के अंदर वृद्धि नहीं हो रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी रह रही है। तो वृद्धि और विकास की जानकारी के लिए भी हमारे को पशु का शरीर भार ज्ञात होना आवश्यक है। ठीक है, इतने कारण है हमारे पास में। उद्देश्य लिखो। उद्देश्य, उद्देश्य पशुओं में शरीर भार ज्ञात करना। सबसे पहले लिखो संतुलित पशु आहार की गणना करने के लिए संतुलित पशु आहार की गणना करने के लिए दूसरे नंबर पर लिखो औषधि की मात्रा का निर्धारण करने के लिए। तीसरे नंबर पर लिखो पशु की वृद्धि एवं विकास जानकारी रखने के लिए। मांस को बाजार में बेचने के लिए। या मांस उत्पादन के लिए।
मान लो किसी पशुपालक से बकरा खरीदने गए, हमारे को उसके वजन का ही आइडिया नहीं है, या वजन है हमारे को पता नहीं है, तो हम पैसे किस हिसाब से देंगे अगले को? और जितना वजन होगा उसी के हिसाब से ड्रेसिंग प्रतिशत भी आएगा उसका। तो वो देखने के लिए आपको क्या ज्ञात होना चाहिए? बॉडी वेट, पशु का शरीर भार ज्ञात होना चाहिए। ये इसके उद्देश्य है। सुनते जाओ। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से कि नवजात बछड़ी में प्रतिदिन कितने शरीर भार में वृद्धि होती है? वो होती है 400 से 500 ग्राम पर डे। प्रतिदिन इतना वजन होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है हीफर के लिए। हीफर जानते हो क्या है? जवान मादा किसके अंदर? गाय के अंदर। तो हीफर में प्रजनन के लिए आवश्यक शरीर भार ये होना चाहिए 250 केजी से लेकर 270 केजी, 250 से 270 किलो। प्रजनन की आयु की अगर बात करते हैं, प्यूबर्टी एज की अगर बात करते हैं, तो गाय के अंदर अगर देसी गाय की मान के चलते हैं तो वो 24 महीने अपने, है ना? और वजन कितना होना चाहिए? 250 से 270 किलो। अगर बात करते हैं प्रजनन के लिए आयु की या प्यूबर्टी एज की, तो उस केस के अंदर पशु का शरीर भार इज मोर इंपोर्टेंट देन इज एज। उसके आयु से ज्यादा उसका शरीर भार हमारे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर किसी देसी गाय की बछड़ी का वजन अगर 20 महीने की एज के अंदर अगर 250 से 270 हो जाता है तो वो प्रजनन के योग्य हो जाएगी। लेकिन अगर किसी गाय की बछड़ी जिसकी आयु 3 साल हो गई है, यानी 36 महीने हो गई है, और अगर उसका बॉडी वेट नहीं हुआ तो वो प्रजनन के योग्य नहीं होगी। आप चाहते हैं कि मेरा पशु प्रजनन के योग्य हो जाए, उसका शरीर भार अगर आपको ज्ञात रहेगा, उस कंडीशन के अंदर हम उसका एस्टिमेशन या अंदाजा भी लगा सकते हैं। बात करते हैं शरीर भार ज्ञात करने के तरीकों की। दो प्रकार के कांटे हमारे पास में, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक होता है स्प्रिंग कांटा। छोटे पशुओं में शरीर भार ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कांटा या स्प्रिंग कांटे का उपयोग करते हैं। घर पे अगर कोई सिलेंडर लिया होगा आपने, तो वो अपने साथ में एक मार्कर रखता है इस प्रकार की, इस प्रकार का, और इसके अंदर एक मीटर लगा रहता है, ऊपर की तरफ घुमाने का, एक हुक लगा रहता है यहाँ पर, और एक हुक लगा रहता है यहाँ पर। ऊपर वाले हुक से उसको पकड़ता है, नीचे की तरफ सिलेंडर लगा देता है, जितना सिलेंडर का वजन होगा ये मार्क यहाँ से दिखा देगा भी कितना है इसके अंदर। ये होते हैं स्प्रिंग कांटे। बेसिकली इसके अंदर स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर वेरिएशन कई बार आ जाता है, तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर पेच और लगा रहता है। पेच से 0 के ऊपर ले आओ और उसके बाद के अंदर उसका वजन नाप लो। ये होता है स्प्रिंग कांटा। दुकान के ऊपर सामान लेने गए हो तो आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं कि सामान रखते हैं, डिस्प्ले में दिखाई दे जाता है आपको, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कांटा। दोनों का ही उपयोग करते हैं कौन से पशुओं के अंदर? छोटे पशुओं के अंदर। दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो किसको चूज करोगे? स्प्रिंग कांटे को। क्यों उपयोग करेंगे स्प्रिंग कांटे का? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कांटे के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, जो फील्ड के अंदर हमारे पास में अवेलेबल नहीं होती। अब आजकल तो बैटरी वाला सिस्टम भी हो गया कि बैटरी लगी रहती है, आप डायरेक्ट लाइट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन स्प्रिंग कांटे को हैंडल करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है, तो हम ज्यादातर उसी का यूज करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं बड़े पशुओं के अंदर, बड़े पशुओं में शरीर भार ज्ञात करना, उसके लिए हम उपयोग करते हैं शेफर्स के सूत्र का। किसका उपयोग करते हैं? शेफर्स का सूत्र। शेफर्स का सूत्र कहता है हमारे को कि लंबाई पशु की इंच के अंदर, किसके अंदर? इंटू हृदय गहरा, इसका करना है स्क्वायर। ये भी किसके अंदर लिए आपने?
और इसके अंदर भाग दे दिया है कितने का? ये आपका पशु का शरीर भार आएगा, और ये शरीर भार आएगा पौंड के अंदर। किसके अंदर? हमारे को ज्ञात करना है किलो के अंदर। किलो के अंदर ज्ञात करने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक पौंड के अंदर 454 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम? 454 ग्राम होते हैं। ठीक है, लंबाई होती क्या है उसकी बात करते हैं पहले। ये हमारी गाय है, यहाँ पर इसकी स्केपुला है, इसके बाद में यहाँ पर ह्यूमरस है, और ये क्या है इसका? शोल्डर। कौन सा जॉइंट? शोल्डर जॉइंट। याद हो अगर आपको हिप बोन, हिप बोन के अंदर ट्यूबर कोक्सी किसको कहा था? एक्सटर्नल एंगल ऑफ इलियम को क्या नाम दिया था? ट्यूबर कोक्सी। एक और नाम बताओ? हुक बोन। एक और नाम बताओ? पॉइंट ऑफ हिप। दिए थे ना, पढ़ रहे हो तुम, मेरे को पता है ना, डेली रिवीजन करते हो। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ शोल्डर। क्या बोलते हैं? पीछे की तरफ यहाँ पर पूंछ के दोनों ओर पाई जाएगी पिन बोन। पॉइंट ऑफ शोल्डर से लेकर इस पिन बोन तक की दूरी, ये तो क्या कहलाएगी? लंबाई। क्या कहलाएगी? लंबाई। और सीने के चारों ओर की परिधि ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे? हृदय घेरा। क्या बोलेंगे? तो लंबाई की अगर बात करते हैं हम यहां पर, लंबाई से मतलब है हमारा पॉइंट ऑफ शोल्डर से लेकर पिन बोन तक की दूरी। और अगर बात करते हैं हृदय घेरा की, जिसको हम चेस्ट गिर्थ भी कहते हैं, सीने के चारों ओर की परिधि, ये क्या कहलाएगी? हृदय घेरा। क्या कहलाएगी? हृदय घेरा। तो शरीर भार ज्ञात करने के लिए हम बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लंबाई लेंगे, इंची टेप आता है हमारे पास में, वो इंची टेप से पहले तो लंबाई लेंगे, उसके बाद में चेस्ट गिर्थ लेंगे, और उसके बाद में फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देंगे। गणित अपने को आती है बहुत अच्छे तरीके से, जानते हो आप, कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, काम चल जाएगा हमारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। लिखना शुरू करो सर। क्या था?